हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे बीच माननीय मोहम्मद अकबर सभा में मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तालियों के साथ उनका सम्मान करते हैं और हम आग्रह करते हैं आदरणीय श्री शरद द्विवेदी सर से कि वे उन्हें मंच पर ससम्मान लेकर आएं। उनके स्वागत हेतु उन्हें मंच पर लाने हेतु आग्रह श्री शरद द्विवेदी सर से। माननीय मोहम्मद अकबर, मंत्री परिवहन विभाग, वन विभाग, आवास एवं पर्यावरण हमारे बीच मौजूद हैं। आपके स्वागत हेतु आग्रह श्री शरद द्विवेदी सर से, श्री आदित्य नामदेव से। और मंच देंगे शरद सर को। हम अभी बैठ के बात कर रहे थे कि ये जो रामनामी संप्रदाय के अनुगामी हैं, ये सब क्या चलता रहेगा निरंतर? क्या नई पीढ़ी उसी तरह आत्मसात कर रही है इसको कि वो झिझकती है? कई सवाल थे। कभी आपके बीच आऊंगा, बैठूंगा। एक कवि हैं बड़े नामचीन, कुंवर बेचैन, उनकी एक कविता की पंक्ति थी कि शहर से आया हुआ लड़का गांव जब पहुंचता है, तो भाव कुछ इस तरह का था, कविता तो मुझे याद नहीं है, कि नीम की खूंटी पर मेरी टाई टंगने से टकराती है। अब नीम की खूंटी पर टाई कैसे टंगेगी? नई पीढ़ी के आपके बच्चे क्या राम नाम को इस तरह से अपने शरीर में आत्मसात करने के लिए तैयार हैं? इस पर विचार होना चाहिए। और हमें कुछ आधुनिक उपकरण भी देखने चाहिए कि ये परंपरा किस तरह से शाश्वत हो। आधुनिकता और पुरातन, इनका एक समन्वय ही सनातन है। इसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस पर सोच, दृष्टि, विचार अवश्य होना चाहिए। क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि पितृपक्ष के इस पावन दिन आप सबसे रूबरू होना और छत्तीसगढ़ की इस अद्भुत प्राचीन, पुरातन, सनातन, चिरंतन परंपरा से मित्रता करना, उसको देखना अद्भुत है। आदित्य को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो अकबर साहब से बातचीत करें। बड़े नफीस, नफासत, सलीके, तरतीब के सियासतदान हैं। बात करने में लुत्फ आएगा, लुत्फ अंदोज होइए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, बुला रहा हूं बड़ी आत्मीयता से। प्रशांत गजभिये भी मंच पर आमंत्रित हैं और आप दोनों बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। हेलो। हेलो। वैसे मोहम्मद अकबर जी के बारे में कहा जाता है कि हम लोग जब बाइट लेने जाते हैं तो हम लोगों के पास जवाब के लिए बहुत ज्यादा समय रहता नहीं, क्योंकि एक आप सवाल करेंगे तो आधी लाइन का आपको जवाब मिलेगा। तो आज कम से कम मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज वो आधी लाइन पूरी लाइन हो जाए। उम्मीद करूंगा कि वो पूरी लाइन आज कंप्लीट हो पाए। अकबर साहब, शुरुआत में आज इसलिए इस जगह से करना चाहता हूं कि भारत जोड़ो अभियान, मुझे याद है बहुत अच्छे से, जब 2018 में आप लोग विपक्ष में थे, बहुत सारी हमने यात्राएं देखी, बहुत सारी पद यात्राएं देखी। झलियामारी कांड आप सबको याद होगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी छत्तीसगढ़ में जिसके कारण आप लोगों को पदयात्रा करनी पड़ी और पदयात्रा का परिवर्तन भी हमने छत्तीसगढ़ में देखा। इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस भारत जोड़ो यात्रा को छत्तीसगढ़ में जगह नहीं दी गई। एक बड़ा सवाल है जो विपक्ष लगातार पूछते आया है कि छत्तीसगढ़ से आखिर ये भारत जोड़ो यात्रा क्यों नहीं निकली? कुछ जवाब देंगे उनका? देखिए, जो भारत का नक्शा आप देखेंगे, जब आप भौगोलिक स्थिति का जब उसको आप अध्ययन करेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे, तो जम्मू कश्मीर से लेके जो रास्ता बनाया गया है वो एक सीधी पट्टी के आधार पर है। ऐसा मतलब घूम के नहीं है कहीं से, वो इसके कारण स्थान नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जब निकटवर्ती राज्य से ये यात्रा गुजरेगी तो बड़ी संख्या में हमारे सारे लोग वहां जाएंगे और शामिल होंगे। एक बहुत बड़ा विषय है छत्तीसगढ़ के लिए तेंदुपत्ता। दूसरा बड़ा विषय है जो लोग हैं वनवासी क्षेत्र के, जो लोग हैं उनको पट्टा मिलना, क्योंकि वो परिकल्पना बहुत सालों पुरानी थी लेकिन आज तक वो चरितार्थ नहीं हो पा रही थी। वो आदिवासी
जो आज भी अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहा है, वो आदिवासी जो आज भी ये मान रहा है कि वो जो सोचा था बस्तर के लिए, वो आज भी वो बस्तर उस बस्तर में परिवर्तित नहीं हो पाया है। इस सरकार में बहुत ऐसे काम हुए वन अधिकार पट्टे को लेकर, तेंदुपत्ता को लेकर, उन विषयों पे जरूर प्रकाश डालिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा भूभाग है बस्तर का जो ये चाहता है कि उसके लिए और सरकार क्या करेगी आगे, क्या जो जो वादे किए थे उनके लिए वो वादे पूरे हो पाएंगे और कब तक पूरे हो पाएंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ 1,35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, 44.2% वन, 59,577 वर्ग किलोमीटर। अब इस इतने बड़े भूभाग में जहां वन है, 2018 के चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया कि आप हमारी सरकार बनाओ और जो तेंदुपत्ता का जो संग्रहण प्रति मानक बोरा है वो 2,500 से बढ़ाकर हम 4,000 करेंगे। लोगों का आशीर्वाद मिला, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और उसके बाद से लगातार जो संग्रहण मूल्य हम दे रहे हैं तो 2,500 से बढ़ाकर वायदे के मुताबिक 4,000 लगातार दिया जा रहा है। बात आती है वन अधिकार पत्र की, तो 13 दिसंबर 2005 तक यदि आदिवासी परिवार है, उसका कब्जा है, तो उसको वन अधिकार पत्र दिया गया, और यदि गैर आदिवासी है तो 75 साल का कब्जा या 3 पीढ़ी का कब्जा होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में जो वन अधिकार पत्र का वितरण हुआ, तो सारे प्रकरणों को तत्कालीन सरकार के समय बंद कर दिए गए थे, वो रीओपन करके और लगभग 4,74,000 जो हेक्टर भूमि का, नहीं, 4,74,000 लोगों को हमने वन अधिकार पत्र प्रदान किया। मैं ऐसा समझता हूं कि वन अधिकार पत्र प्रदान करने के मामले में पूरे देश में छत्तीसगढ़ 1 नंबर में। अकबर जी, वन फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जुड़ा हुआ एक सवाल है। लगभग 2017 का एक सर्वे है जिसमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस सिर्फ बस्तर से ही लगभग 90,000 से 1 लाख करोड़ की आवक आ सकती है, लेकिन भाजपा शासनकाल में 8,000 करोड़ की आवक आ रही थी। अब कांग्रेस शासनकाल में वो बढ़ के 10,000 से 12,000 करोड़ आवक हो गई है। इसको और किस तरीके से बढ़ाएंगे? छोटे छोटे उद्योग की बात कांग्रेस कर रही थी, अब छोटे उद्योग अभी तक फिलहाल चरितार्थ दिख नहीं रहा है, जमीन पर दिख नहीं रही है। देखिए, एक संस्था है ट्राइफेड, ये भारत सरकार की संस्था है। ये हर साल खरीदी के आंकड़े प्रकाशित करती है। पूरे देश में जो लघु वनोपज है उसका संग्रहण, पूरे देश का जितना संग्रहण हुआ है, अकेले छत्तीसगढ़ राज्य ने 74% किया है। स्वयं केंद्रीय मंत्री यहां आए थे, मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम हुआ था और 13 पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार को भारत सरकार की तरफ से इस मामले में दिया गया है। हमारे 139 वन धन केंद्र हैं, 13,900 के लगभग हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं, जिसके माध्यम से हम संग्रहण का काम करते हैं और संग्रहण के बाद उसका वैल्यू एडिशन किया जाता है और वैल्यू एडिशन करने के बाद जो उससे लाभ अर्जित होता है तो उसका हिस्सा भी संग्रहणकर्ताओं तक पहुंच जाता है। तो जब से अभी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से लगातार 3 सालों में सबसे अधिक यदि वनोपज की खरीदी किसी राज्य ने किया है तो छत्तीसगढ़ ने किया है और लगातार 3 साल से 1 नंबर में। छोटे उद्योग को लेकर भी कुछ फोकस आएगा, क्योंकि भूपेश जी लगातार बोलते रहे हैं कि छोटे उद्योग को फोकस करेंगे तभी जो है स्थानीय लोगों को रोजगार और स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी। लगातार इस मामले में प्रयास चल रहा है और छोटे छोटे उद्योगों को लगाने के लिए जहां वैल्यू एडिशन होता है तो वो उसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है और उसमें काफी सफलता भी मिल रही है। अब छोटे छोटे उद्योगों को के लिए एक केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र भी पाटन विधानसभा क्षेत्र में, जो मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, उसमें लगभग 100 करोड़ का एक प्रसंस्करण केंद्र केंद्रीकृत वो भी बनाया जा रहा है और इसका लाभ भी आमजनों को मिलेगा। अकबर साहब, आज की राजनीति बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। हिंदू मुस्लिम, आप लाइन के या इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, सीधी तौर पर ये बात कही जाती। कवर्धा में एक घटना हुई थी, मैं जिक्र इसलिए करूंगा क्योंकि जितने लोग बैठे हमने देखा था, उस घटना ने कवर्धा को सुलगा दिया था। बहुत छोटी सी घटना थी, चाहते तो बहुत आराम से उस घटना को बहुत अच्छे से निपटाया जा सकता था, लेकिन उस घटना की आग ने पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह माहौल बनाने की कोशिश की। ऐसी घटना, चूंकि आप उस इलाके से आते हैं और ये कहा जाता है कि जितने समर्थक मोहम्मद अकबर के मुस्लिम हैं उससे 10 गुना ज्यादा हिंदू समर्थक हैं, कितना कठिनाई आप मानते हैं उस इलाके में राजनीति करना, क्योंकि माहौल तो अब वही है कि आप लाइन के इस तरफ हैं या लाइन के उस तरफ हैं? देखिए, ऐसा है कि जब छत्तीसगढ़ की बात होती है, मैं ऐसा मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता नाम की चीज नहीं है। 6 दिसंबर
92 में जब बाबरी मस्जिद में जो कांड हुआ था, पूरे देश में दंगे हुए थे, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था। अब इससे बड़ा उदाहरण आप और क्या ले सकते हैं कि कवर्धा विधानसभा का मैं मतलब वहां से विधायक हूं। 2,47,000 वोट हैं, मुस्लिम मतदाता 2,933, और पूरे राज्य में सबसे अधिक वोट 60,000 से जीता हूं। तो आप इस बात का अंदाज लगा लीजिए, यानी इससे बड़ा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। यदि सांप्रदायिकता वाली कोई सोच छत्तीसगढ़ में होती तो ये संभव नहीं था। और एक बार का विधायक नहीं हूं कि मैं घुमा फिरा के विधायक बन गया। लगातार 2 बार वीरेंद्र नगर से, 1 बार पंडरिया से, और ये तीसरी बार कवर्धा से। और हर बार मतदाता जो है मुस्लिम मतदाता नगण्य, नहीं के बराबर, लेकिन लोग स्वीकार करते हैं, उन्होंने साथ दिया। और इसके कारण जब 60,000 वोटों से यदि मैं राज्य में सबसे अधिक वोट से जीत सकता हूं, तो इस बात को दावे से कह सकता हूं कि सांप्रदायिकता नाम की चीज छत्तीसगढ़ में नहीं है। अकबर साहब, कहा जाता है कि विश्व में अगर अगला अब युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। पानी का दोहन हर तरफ जारी है। वाटर रिचार्ज का एक बहुत बढ़िया स्कीम जो वन विभाग ने शुरू किया, नालों को रिचार्ज करने का, कितना बेहतर अवसर आप मान रहे हैं? क्योंकि जब अधिकारियों से बात होती तो उनका कहना है कि कई इंच पानी वहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये एक्चुअल हर तरफ यूज होना चाहिए? क्योंकि अब पानी की कमी से आज नहीं तो कल हम सभी को जूझना है, जो परिस्थिति नजर आ रही है। देखिए, पानी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो योजना लागू की है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, उसमें नरवा पार्ट जो है वो हमारे वन विभाग को दिया गया है अभी वर्तमान में। आगे चल के मैदानी क्षेत्र में भी ये होगा। अब इसका जो मूल कंसेप्ट है कि जो नालों को पुनर्जीवित करना, यानी उसके स्रोत जहां से है वहां से स्टार्ट करके और जहां तक जाए उसको पुनर्जीवित करना है। अब पहले ये होता था कि कहीं पे भी पानी का फ्लो देखे, स्टॉप डैम बना दिए, डाइवर्सन बना दिए, रोक दिए, चेक डैम बना दिए। अब ऐसा नहीं है। साइंटिफिक तरीके से उसको फ्लो को देख के कितना रुक सकता है और वाटर रिचार्जिंग कितना हो पाएगा, कितना लेवल उसका बढ़ेगा, यहां तक कि ये पूरे निर्माण के बाद वाटर रिचार्ज कितना हुआ और कितना लेवल बढ़ा, इसका ये भी मतलब तकनीकी तौर पर इसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं और लगातार इसका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो बहुत ही मतलब अच्छी योजना है। और अब तक 23 लाख हेक्टेयर जमीन का जो जिसको कहते हैं अपन वाटर रिचार्ज हुआ है, तो 23 लाख हेक्टेयर जमीन इससे उपचारित हुआ है। उसको ये अभी फिलहाल के आंकड़े में एक बड़ा आरोप लगता है अकबर साहब कि गरीबों का मकान नहीं बनने देते आप लोग, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आप लोग जारी नहीं करते। इसका कोई तोड़ है? क्योंकि बीजेपी बड़ा आरोप बस्तर में भी लगाई थी, प्रशांत बस्तर से ही ताल्लुक रखते हैं, लगातार खबरें वहां से आती हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जो छत्तीसगढ़ सरकार को जो राज्य का अंश देना पड़ता है वो आप लोग देते नहीं। क्या सच्चाई है ये? देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ सरकार को इस योजना में 837 करोड़ रुपया देना था। मंत्रिमंडल ने 837 करोड़ के लिए बकायदा प्रस्ताव पारित कर दिया। अब जो हाउसिंग निगम है, जो निगम इसका जिसमें निर्माण कार्य किया जाना है, इन्होंने टेंडर फ्लोट किया। टेंडर फ्लोट करने के बाद पार्टिसिपेट बैंकों के द्वारा किया गया और वो ऋण मिलता उसके पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपत्ति आ गई। उनका ये कहना था कि ये जो हाउसिंग के लिए जो आपने निगम बनाया है, ये अपने स्रोतों से, राज्य बजट से नहीं, अपने स्रोतों से रीपे करेगी लोन को। और जब अपने स्रोतों से रीपे करेगी तो गरीबों का मकान जहां बनेगा तो अपना स्रोत कहां से निर्मित होगा? तो राज्य सरकार जब तक मदद नहीं करेगी संभव नहीं है। तो 837 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। अब चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपत्ति, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किसके नियंत्रण में है? भारत सरकार के नियंत्रण में है। अब भारत सरकार, मैं खुले तौर पर कहता हूं कि छत्तीसगढ़ के हर मामले में अड़ंगा लगाती है और इस मामले में भी हमारी मंशा है। मंत्रिमंडल ने पास किया, टेंडर फ्लोट कर दिए, तो मिलना चाहिए था, नहीं मिला, क्योंकि हर मामले में अड़ंगा है, चाहे धान खरीदी हो या कोई भी विषय हो। लेकिन इसको मीट आउट करने के लिए अब राज्य शासन अपने स्तर से इसको पूर्ति करेगी। और दूसरी बात यह कि आप जो बोल रहे हैं नहीं बन पाया, तो ये अभी जो योजना थी वो अब 2022 से बढ़कर अब ये 2024 तक हो गई है। तो सारे लोगों को जो हितग्राही हैं इसका लाभ उनको मिलेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से कितने लोग हाउसिंग बोर्ड के मकान यूज करते होंगे?
हाथ उठा के बताएंगे कितने लोग हाउसिंग बोर्ड के मकान यूज करते हैं? देखिए ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं अकबर साहब कि ये कहा जाता है कि तो एक हाउसिंग ही तो बोर्ड, है ना, सवाल तो कमजोर हो गया। नहीं एक नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि हाउसिंग बोर्ड के जो मकान हैं वो क्यों उपलब्ध नहीं हो पाते? ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड ने लाए इसके पहले, जिन प्रोजेक्ट का कोई सार नहीं था, कोई मतलब नहीं। ऐसी ऐसी जगह दुकानें बन गई, ऐसी ऐसी जगह मकान बन गए जहां आज तक कोई रहने नहीं जा पाया। ये वो आम आदमी है जो एक्सपेक्ट करता है कि हाउसिंग बोर्ड उनके लिए मकान बनाए और उस कीमत पर दे कि सब लोग कम से कम हाउसिंग बोर्ड में अपना घर बना सकें। इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे कभी हम? देखिए, हाउसिंग बोर्ड का जो कंसेप्ट है कि नो प्रॉफिट लॉस के आधार पर मकान निर्मित करना है और आवासहीन लोगों को मकान उपलब्ध कराना है। लेकिन अब मैं यदि बोलूंगा तो बात राजनीतिक हो जाएगी। तत्कालीन सरकार के समय में जितने भी स्थानों पर ऐसे अनेक स्थान हैं जो आप बोल रहे हैं, मैं उस बात की पुष्टि कर रहा हूं। दुकान बना दिए, मकान बना दिए, कोई जाता नहीं है। पूरी कॉलोनी खंडर हो गई, खिड़की दरवाजे उखाड़ के लोग ले गए। सेज बहार इसका उदाहरण है, इधर पिरदा में इसका उदाहरण, ऐसे अनेक ऐसे स्थान हैं। तो वो खाली निर्माण करो, अब किस कारण से करो वो निर्माण करने वाले जाने, लेकिन ये हुआ है। और जो इसकी मूल भावना है हाउसिंग बोर्ड की, नो प्रॉफिट लॉस के आधार पर मकान आवास उपलब्ध कराना है। अभी बहुत से आवास ऐसे बन के उपलब्ध हैं, खरीदार नहीं है। बार बार हम लोग उसको समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं, उनके दरों को कम कर रहे हैं, उसमें छूट दे रहे हैं, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है क्योंकि गलत ढंग से बनाया गया है। तो अब जो दोषी है, तो अब नाम वाम बोलना है तो बोल देता हूं। बोल दीजिए। रहने दीजिए। अकबर जी, टूरिज्म को लेकर, टूरिज्म के प्रमोशन को लेकर हमेशा से हमने देखा है छत्तीसगढ़ में कहीं से भी कोई चीज बेहतर नहीं दिखती है। फॉरेस्ट टूरिज्म को लेकर आपने एक प्रयास शुरू किया था, लेकिन वो भी अभी तक जो है कहीं से भी धरातल पर नहीं दिख रही है। जबकि बस्तर और सरगुजा जैसा क्षेत्र आपके पास है, वहां पे इतनी खूबसूरती है, बावजूद उसके फॉरेस्ट टूरिज्म को भी क्यों नहीं आप बेहतर प्रमोट कर पा रहे हैं? देखिए, फॉरेस्ट टूरिज्म को भी यदि हमको प्रमोट करना है, ये दो अलग अलग बातें हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट अलग है, केवल वो वन क्षेत्रों को टूरिज्म डिपार्टमेंट अपने में लेके और उसमें टूरिज्म का काम करता है। अभी जैसे एक आपने स्थान देखा होगा चिल्फी घाटी के ऊपर, चिल्फी घाटी के ऊपर एक जो रेस्ट हाउस बना है, नहीं, हाँ, पानी की कमी है तो उसको नया ट्यूबवेल करने के लिए बोला गया। इस प्रकार से ऐसे स्थान जैसे चित्रकूट हो गया या मैन पाट का स्थान हो गया, तो वन विभाग से टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा मांग की जाती है और इसका डेवलपमेंट का काम टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे जो भी स्थान चिन्हित करके वन विभाग से मांग होती है, उसको हम लोग तत्काल उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करते हैं। अच्छा, सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही है देश में। अगर मौतों का आंकड़ा देखें तो सड़क दुर्घटना सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा बढ़ा रही है और उसमें बदहाल सड़कें तो हैं ही शामिल। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आवारा पशु भी जो है, ये दो मुख्य कारण और दो मुख्य वजह लगातार बने हुए हैं, बावजूद उसके समाधान कोई नहीं दिख रहा है। देखिए, सड़क दुर्घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा के लिए अलग समिति बनी है राज्य स्तर की और सारे जिला स्तर की कमेटी बनी है। इसमें बाकायदा मॉनिटरिंग होती है और ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाता है जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं, जैसे मार्गों का संगम है या मार्गों का मोड़ है। तो अलग अलग तरीके से हर 3 महीने में इसकी मीटिंग अनिवार्य रूप से ली जाती है और इसकी समीक्षा की जाती है। जिला स्तर में अलग होता है, राज्य स्तर में अलग होता है और इस बात पूरा प्रयास होता है कि एक्सीडेंट में कमी आए। अकबर साहब, एक चर्चा बहुत है, यहाँ जितने लोग बैठे होंगे जरूर सुन रहे होंगे, एक 40,000 की टी शर्ट की लगातार ट्रेंड ये किया जा रहा है कि राहुल गांधी जी 41,000 की टी शर्ट पहनते हैं। कोई जवाब देंगे बीजेपी वालों को? क्योंकि जवाब कम से कम यहाँ लोग बैठे हैं, कम से कम जवाब जाए उनके पास। राहुल जी यदि 40-42 हजार का टी शर्ट पहनते हैं तो बिल्कुल पहन सकते हैं। जब मोदी जी 10 लाख का कोट पहन सकते हैं तो क्यों नहीं पहन सकते? 42 हजार में सवाल 42 हजार की टी शर्ट से तकलीफ नहीं है। तकलीफ यह है कि यात्रा क्यों हो रही है, समस्या वो है। तो 42 हजार की टी शर्ट पहन लिए तो पूरा बोलना शुरू कर दिए, तो 10 लाख के कोट के बारे में भी बोल देना था और फिर उसका नीलाम करोड़ों में। ये कोई तरीका हुआ? हो गया जवाब आपका। एक बयान आया था अकबर साहब, चूंकि आप प्रवक्ता भी हैं सरकार के, कल ही आप सबने सुना होगा, 71 आदिवासी मारे गए, मतलब उनकी हत्या का एक बड़ा आरोप। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई भारतीय जनता पार्टी के, छोटे मोटे शख्स नहीं जिन्होंने लगाया है। मुझे तो शायद ध्यान नहीं, आपको ध्यान है कि 2-3 दिन पहले 71 आदिवासियों की हत्या हुई थी? मुझे ध्यान नहीं है, शायद था, ये बताऊं, थोड़ा सा क्लियर करेंगे मुझे, कब हुई थी हत्या? देखिए, मेरे क्लियर करने के पहले हमारे जागरूक मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं।
वो बता चुके हैं कि उनसे पूछ दिए बताओ कहां हुआ है, तो बताने में कोई सामने तो आए। यदि ऐसी कोई घटना की तो बोलने के लिए आप 71 विधायक वाला आंकड़ा कहीं उसमें स्लिप ऑफ टंग तो नहीं हो गया वापस? 71 वाला कुल मिला के ऐसा है कि जो बोलते हैं ना, जैसे पहले बोल के गए थे कि +65, अब हो गया उल्टा, +65 कांग्रेस का हो गया, 3 और ऊपर हो गया। तो ये राजनीतिक अपने आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, कोई बहुत विशेष बात नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई है। अकबर जी, एक गंभीर विषय है हाथियों का आतंक। छत्तीसगढ़ के 11 जिले ऐसे हैं जहां पर हाथियों का आतंक है। उस आतंक को कम करने के लिए सरकार ने प्रयास जरूर शुरू किया है कि धान को उनको खिलाया जाएगा, क्योंकि अधिकतर हाथी जो हैं वो शहरों की ओर तब आते हैं जब वो भोजन की तलाश में होते हैं। वो प्रयास अभी तक दिख नहीं रहा है, किस तरीके से उसको क्रियान्वयन किया जाएगा, क्योंकि हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, हाथियों के रहवास के मामले में जो काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है वो मैं ऐसा समझता हूं कि और किसी सरकार ने नहीं कर पाए। आपको मालूम होगा कि तत्कालीन सरकार के समय 3 हाथी रिजर्व थे, तमोर पिंगला, सेमरसोद, बादलखोल। चौथा लेमरू हाथी रिजर्व के नाम में 2008 में भारत सरकार की तरफ से सैद्धांतिक सहमति आई, उसका नोटिफिकेशन किया जाना था। वो था 452 वर्ग किलोमीटर, और ये पूरा जो क्षेत्र था, ये यहाँ का जो जलवायु है वो हाथियों के अनुकूल है, वो इस क्षेत्र को पसंद करते हैं। लेकिन 15 साल की सरकार में 2008 से लेके और 2018 तक 10 साल तक उसके नोटिफिकेशन को रोके रखा। इसलिए रोके रखा कि नीचे पूरी कोयले की खदानें हैं। अब उनकी प्राथमिकता में कोयला था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसका अध्ययन कराया गया और हमारे जो वन बल प्रमुख यहाँ उपस्थित हैं उसकी पूरी जांच की गई। परीक्षण करने के बाद ये पाया गया कि 452 वर्ग किलोमीटर में बात बनने वाली नहीं है, तो उसको बढ़ा के हमने 1995 वर्ग किलोमीटर किया और बकायदा 1995 वर्ग किलोमीटर का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। तो हमारे प्राथमिकता में कोयले की खानों से ज्यादा हाथी की सुरक्षा है और वो हमने करके दिखाया है। वन अधिकार पट्टा से शुरू हुआ था आपसे चर्चा, लेकिन वन अधिकार पट्टा में एक बड़ी समस्या ये है कि वन अधिकार पट्टा लेने के लिए जो ग्रामीण हैं वो इतने ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं कि वनों को काट काट के समतल कर रहे हैं और उसके एवज में वन अधिकार पट्टा मांग रहे हैं। ऐसे में तो जंगल भी बहुत साफ होते जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ करेंगे आप लोग? देखिए, पहले आप उसके सिस्टम को समझ लीजिए। वन अधिकार पत्र किसको मिलेगा? 13 दिसंबर 2005 तक की स्थिति में उसके पहले जो भी काबिज लोग हैं उनको मिलेगा, यदि आदिवासी है। गैर आदिवासी को 75 साल का कब्जा या 3 पीढ़ी इसका कब्जा होना चाहिए। अब कोई आया आवेदन दिया कि मैं 75 साल से काबिज हूं, तो काबिज हूं मैं आपको पट्टा नहीं मिलेगा। या आदिवासी है तो 13 दिसंबर 2005 के पहले से काबिज हूं, आप आवेदन दे दो, नहीं मिलेगा। ग्राम सभा तय करेगी, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होगा, वो पुष्टि करेंगे कि हां ये लोग थे और ये काबिज थे। अब केवल यहां पर पुष्टि हो गया, पट्टा मिल गया, ऐसा नहीं है। फिर अनुभागीय अधिकारी राजस्व और एसडीओ फॉरेस्ट दोनों मिलकर उसको परीक्षण करेंगे। वन विभाग पुष्टि करेगा कि हाँ ये कब्जे में था या नहीं था। उसके बाद जिला स्तर की कमेटी में जाएगा और नोडल विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग है, बाकायदा परीक्षण के बाद ही वो पट्टा दिया जाता है। जहां तक यदि वनों को काटने वाली बात होती है तो तत्काल वन विभाग कार्रवाई कर देती है और नए मामले में कोई पट्टा नहीं दिया जाता। एक सवाल और था अकबर साहब की अभी जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है उसके पहले हमने देखा है जहां जहां पर पद यात्रा हुई है, गांधी जी इसका बड़ा उदाहरण है, सत्ता पलटी है। 18 में के पहले बहुत सारी पद यात्राएं आपने लोगों ने भी निकाली। अजीत जोगी जी पद यात्रा निकालकर मुख्यमंत्री की चेयर पर बैठे थे। कितना फर्क पड़ता है इन पद यात्राओं का? क्योंकि एक तरफ माहौल बहुत अलग है, राहुल गांधी के लिए बहुत पॉजिटिव माहौल अभी तक नहीं है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती है। क्या जिन राज्यों से, क्योंकि चुनाव ही बहुत दूर है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात बहुत साफ है कि अगर एक पॉलिटिकल शख्स यात्रा निकाल रहा है तो राजनीति तो होगी उसमें। किस तरह से, क्या ये उम्मीद है उस भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस उस पोजीशन पर पहुंच पाएगी जो एक इंतजार करता है हर शख्स की, कम से कम सशक्त विपक्ष तो हो? कांग्रेस खत्म होते जा रही, पुराने नेता छोड़कर जाते जा रहे हैं, दिक्कत क्या है अकबर साहब? देखिए, दिल्ली के कार्यक्रम में मैं खुद उपस्थित था और दिल्ली के कार्यक्रम में साफ तौर पर राहुल जी ने यह कहा कि मीडिया हमारे साथ नहीं है। आप भी बैठे, मैं आरोप लगा रहा हूं, मीडिया हमारे साथ नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं हमारे साथ नहीं हैं,
हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी आप बैठे हैं, लाइव चल रहा है पूरा प्रोग्राम, हम आपके साथ हैं। हाँ, भी चलने ऐसा दीजिए, चलने दीजिए, लाइव चलने दीजिए। वो लाइव के लायक ही मैं बोल रहा हूं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा और रोज बोल रहे हैं कि मीडिया हमारे साथ नहीं है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, और लोगों तक बात पहुंचाना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम भी एक पार्टी, एक संस्था है, और ये पद यात्रा के माध्यम से जहां भी वो जा रहे हैं अपनी बात कर रहे हैं, जनता से डायरेक्ट रूबरू होकर अपनी बात रख रहे हैं। अब उसमें भी अब मीडिया जो है लगातार खाली इसी मामले में कि पद यात्रा में क्या हो रहा है, अब पद यात्रा के संबंध में भी बाकायदा एजेंडा सेट करके डिबेट किया जा रहा है। जैसे जिस तरीके से मीडिया का जो चलता है ना कि सबसे बढ़िया जो प्रिय विषय होता है हिंदू मुसलमान, रोज बैठाओ 2-3 को और उसके बाद डेली अपना चलता रहे, तो एक नया अभी ये चीज आ गया है। तो उसके अलावा अब ये भी चल रहा है। तो अपनी बातों को आम जनों तक पहुंचाने के लिए ये एक माध्यम है, और हम तो ये इस मामले में बिल्कुल जैसे आपने कहा कि पदयात्रा के बाद हर बार सत्ता परिवर्तित हुई है, तो हमारी भी यही कामना है कि सत्ता परिवर्तित होना ही चाहिए। एक सवाल है, बृजमोहन जी आपके मित्र हैं, नारायण चंदेल जी भी आपके मित्र हैं, अजय चंद्राकर जी भी आपके मित्र हैं, बृजमोहन जी तो शायद आपके साथ पढ़े भी हैं कॉलेज में। ये सब लोग जब प्लानिंग कर रहे थे कि टीम का कप्तान बदला जाए, किसी ने कोच बदल दिया। थोड़ा प्रकाश डालेंगे कौन है इनके पीछे जो कोच बदल दिया अचानक? कल भरी मीटिंग थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं, कप्तान तो बदल गया ठीक है, लेकिन अचानक कोच बदल गया, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। दरअसल क्या है कि दूसरी पार्टी में क्या हो रहा है वहां झांकने की आदत नहीं है, इसलिए मालूम नहीं है। नहीं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, इतना तो जानना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, कारण क्या है इसका? देखो, वो कुछ भी कर लें, छत्तीसगढ़ में अभी स्थिति जो है वो उनके अनुकूल नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति प्राप्त कर चुकी है, और केवल मतलब वो अपने मन के भ्रम को दूर कर रहे हैं कि इसको बदल देंगे तो ये हो जाएगा, इसको बदल देंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन कुल मिला के स्थिति नजर नहीं आती। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं अकबर साहब। 2023 का चुनाव नजदीक है, 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर प्रदेश में तो दिखे ही साथ केंद्र में भी दिखे, और कांग्रेस को उसमें बहुत सफलता मिले। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, बहुत धन्यवाद आदित्य आप सभी का। आप